निरंजन पोद्दार जी, आपका नजरिया क्या कहता है सर? बजट कैसा होगा और ये बजट कितना कागजों वाला होगा, या जो एक्सपेक्टेशंस हैं पब्लिक के, उम्मीदें बहुत है पब्लिक के, क्योंकि लगातार पिछले 4-5 दिनों से तो मैं प्रत्यक्ष तौर पर देख रहा हूं, जो रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही हैं अलग अलग संस्थाओं की, अलग अलग सेक्टर के लोगों के, सब ने उम्मीदें खूब बांध रखी हैं। तो रेखा गुप्ता जी के पिटारे से क्या निकलेगा उन लोगों के लिए? देखिए धर्मराज जी, बजट में क्या होगा, सरकार कैसा बजट पेश करेगी, देखिए इसके बारे में तो मेरे हिसाब से मेरे को कहना थोड़ा सा गलत हो जाएगा, लेकिन बजट क्या होना चाहिए इस विषय के ऊपर अगर चर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से मैं अपने विचार रख पाऊंगा। और ये मेरा ये मानना है धर्मराज जी, इसी विषय के ऊपर मैं बात करूं तो बजट कैसा होना चाहिए, ये जो राम राज की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी को रामचरितमानस के अंदर तुलसीदास जी की चौपाई में वर्णित है, वहां से पढ़ लेना चाहिए। और उसमें क्या लिखा गया है कि बरसत हर्षत सब लखे, करसत लखे ना कोय, तुलसी प्रजा सुभाग से भूप भानु सो होए। यानी कि आप इस चौपाई का अर्थ में अगर संक्षिप्त में बताऊं तो आप जहां से कर उठाते हैं वहां से इस तरीके से कर उठाइए कि किसी को महसूस ना हो, लेकिन जब वो कर इकट्ठा करके जब आप बरसात के भांति उसको जब आप ऐसी जगह उसको समझ लीजिए समावेश कीजिए कि भूप भानु सो हो, मतलब राजा जो है वो सूर्य की तरह हो कि जहां जहां जरूरत है वहां वहां उसको बरसाए। लेकिन वास्तविकता क्या है धर्मराज जी, इससे इतर दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि बजट के अंदर आमतौर पे जो मैं पिछले कई वर्षों से इस चीज को देख भी रहा हूं, इस चीज को समझ भी रहा हूं और इस चीज का मूल्यांकन भी कर रहा हूं कि सरकारों का बजट कम होता है और सरकारी अधिकारियों का बजट ज्यादा होता है। क्योंकि जो सरकार के अंदर जो लोग बैठे होते हैं वो ना तो उसके अंदर जनता को समावेश करते, यानी कि जो प्रभावित पक्ष हैं जिनके लिए वो बजट एलोकेट कर रहे हैं उनको वो उसके अंदर कहीं पे भी आपको उनकी भागीदारी नहीं दिखाई देगी। ना तो वो जनता को समावेश करते, ना उनके अंदर स्वयं के अंदर इतनी कोई खास इन चीजों की उत्सुकता होती जानने की कि भाई हम किस चीज को कैसे कहां करके एलोकेट करें। अब आप देखिए, दिल्ली आज भारत की राजधानी भी है और दिल्ली आज भारत का व्यापारिक कैपिटल भी आप कह सकते हैं, क्योंकि पूरे देश की जो जिसको कहते हैं थोक मंडियां हैं वो दिल्ली पे निर्भर करती हैं और दिल्ली से ही पूरा का पूरा भारत संचालित होता है। तो आज जिस तरीके से दिल्ली के जितने भी तमाम थोक बाजार हैं, इसके अंदर आप चाहे पिछले 1 वर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात करें, चाहे पिछले 12 वर्ष जो पूर्व सरकार थी उसकी बात करें, कहीं पे भी उन बाजारों के विकास के लिए, उन बाजारों के पुनर्वास के लिए, उन बाजारों के अंदर जो समस्याएं, जो लटकती हुई समस्या है, उनके ऊपर सरकारें कभी भी ध्यान नहीं देती। बल्कि यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि बजट के साइज के ऊपर सरकारें फूलना चालू कर दिया हो। हमने 80,000 करोड़ का बजट पेश कर दिया, हमने 1 लाख करोड़ का बजट पेश कर दिया, और बजट के बाद में जब तक अगला बजट आता है तब तक ये पता नहीं चलता कि पिछले बजट के अंदर आपने जो प्रावधान किए थे वो कितना सही जगह पे पहुंचा, कितना प्रभावित पक्ष के पास पहुंचा, कितने से लोग लाभान्वित हुए। यानी कि दूसरी भाषा में यूं कहें कि अंधा बांटे रेवड़ी, घूम घूम खुद को ही दे। कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे, अगर पिछले बजट को भी आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लगभग 30-35% बहुत सारी मदों के अंदर ऐसा बजट था जो सरकार खर्च ही नहीं कर पाई, सरकार के राजस्व में वापस वो चला गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मेरा ये मानना है कि ज्यादा साइज पे ना जाकर के सरकार को प्रभावित पक्षों के लिए, अगर आप किसी कामेरा वर्ग के लिए बना रहे हैं, आप किसी जरूरतमंद के लिए बना रहे हैं, आप व्यापार के लिए बना रहे हैं, आप मार्केटों के विकास के लिए बना रहे हैं, आप सड़कों के लिए बना रहे हैं, आप स्वास्थ्य के लिए बना रहे हैं, आप शिक्षा के लिए बना रहे हैं, तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि जो प्रभावित, और खासकर धर्मराज जी, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में हो और भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में हो और भारतीय जनता पार्टी की सरकार एमसीडी में हो, वहीं एलजी हो, यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को
विश्व की सबसे बड़ी कार्यकर्ताओं की पार्टी बताती है। मैं तो ये कहता हूं कि आप और सबको छोड़ दीजिए, आप अपने कार्यकर्ताओं से बजट के बारे में जो भी आपको सुझाव है, आप 6 महीने पहले उन सुझावों को ले लीजिए और उसके अंदर जो जो चीज आपको ठीक लगती है उसके ऊपर आप मंत्रणा करके और उसको समावेश कर दीजिए। देखिए आपका उसके बाद में निरंजन जी ये बताइए, सरकार तो ये कह रही है ना कि हमने अलग अलग वर्गों के साथ बैठकें की, उनसे फीडबैक लिया, उनके सुझाव लिए और उन तमाम चीजों को बजट में समाहित किया जाएगा। देखिए ऐसा है धर्मराज जी, सरकारें इस चीज की एक जिसको कहते हैं इसकी औपचारिकता तो करती है इन चीजों की, लेकिन वास्तविकता ये है कि मेरे को तो आज तक ये नहीं समझ में नहीं दिखाई दिया, क्योंकि मैं तो समाज के अंदर ही होता हूं, समाज से मेरी मंत्रणा होती है। जब बजट आती है तो मैं तमाम जो प्रभावित पक्ष हैं, चाहे जिनके बारे में सरकार कह रही है, उनके जो अंतिम छोर पे बैठा हुआ व्यक्ति है, मैं वहां से लेकर के और जहां जहां तक बजट का प्रभाव पड़ेगा वहां तक सबसे मैं मंत्रणा करने का प्रयास करता हूं। लेकिन मुझे आज तक धर्मराज जी जो धरातल के ऊपर है वो चीज ये दिखाई नहीं देती। सरकार के इर्द गिर्द सरकार के जो हाँ जी वाले जो लोग हैं उनसे अगर सरकार चलिए ठीक है सर, ठीक है। मैं आपने जो प्रश्न रेज किया सर, में अच्छी बात आई है निरंजन पोद्दार जी। जब रोजगार की बात आती है तो अलग अलग कारणों से हम ये देख रहे हैं कि जो दिल्ली का रोजगार है वो कहीं ना कहीं एनसीआर के बाकी हिस्सों में शिफ्ट हो रहा है, चाहे वो हरियाणा की तरफ चले जाइए, राजस्थान की तरफ चले जाइए या फिर ये उत्तर प्रदेश की तरफ चले जाइए। जो लोग दिल्ली में हैं या दिल्ली के लोग हैं, भाई रोजगार तो उनको भी चाहिए, तो उनके लिए रोजगार का सृजन करना क्या आप मानते हैं सरकार के लिए बड़ी चुनौती है? क्योंकि अब उतनी जगह तो बची नहीं कि बहुत बड़ी कोई फैक्ट्री लगेगी, फैक्ट्री को लेकर भी बहुत सारी चीजें होती हैं, इंडस्ट्रियल कुछ इलाके हैं, लेकिन क्या प्रायोरिटी में जो इन्वेस्टर हैं वो दिल्ली में पैसा लगाएंगे? उनके लिए गुरुग्राम भी है, फरीदाबाद भी है, नोएडा भी है, गाजियाबाद भी है, ओपन है, तो कहीं भी आ सकते हैं। तो कैसे रोजगार को क्रिएट किया जाए दिल्ली में? जो तभी जबान के अंदर ये चर्चाएं भी आती हैं कि जो सरकारें हैं, यानी कि सरकारों का अब जो आगे योजना है वो ये है कि दिल्ली के अंदर से उद्योग धंधे, दिल्ली के अंदर से व्यापार, इसको कहीं ना कहीं बाहर स्थानांतरित करने के बाद में और दिल्ली को केवल और केवल राजनीतिक राजधानी दिल्ली को बनाने का जैसे सरकार का प्लान है। तो ये स्पष्ट तौर पे और खुलेतया कोई भी राजनीतिक दल इस चीज के बारे में नहीं कहा जाता। लेकिन आपको एक चीज मैं बताऊं धर्मराज जी, जैसे अभी चर्चाएं हो रही थी और सरकार की भी बात चल रही थी, हम बजट की चर्चा कर रहे हैं, तो देखिए आपको एक चीज मैं बताऊं, सबसे बड़ी समस्या हमारी सोच और हमारी अप्रोच में है। क्योंकि आज की तारीख में जो सरकारों की जो एक या यूं कहें कि राजनीतिक दलों की एक समझ लीजिए मानसिकता बन गई, वो पूर्वाग्रसित से मानसिकता जब तक बाहर नहीं निकलेंगे, यानी कि एक पूर्वाग्रह से और दूसरा जो अति श्रेय लेने की जो परंपरा सी चल पड़ी है, ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि समस्या का मूल कारण है। और जब तक हमारे यहाँ चरित्र संहिता का सिद्धांत है कि कारण ही निवारण है, जब तक आप कारण पे काम नहीं करेंगे तब तक आप उसका निवारण नहीं कर सकते। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप देखेंगे अब जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी जो 2000 लगभग समझ लीजिए 1 साल पहले या 1.25 साल पहले दिल्ली के अंदर, तो पहले कहा जा रहा था कि अभी तो हमारी बहुत अल्प समय की सरकार है, कुछ समय दीजिए। लेकिन आज भी अगर 1.25 साल के बाद में यानी कि ये यूं कह लीजिए 400 दिन पूरे होने के बाद में भी सरकार इधर उंगली या उधर उंगली करे, तो कहीं ना कहीं वो पूर्वाग्रह से ग्रसित मानसिकता लगती है। मेरे हिसाब से आपको ये चीज समझनी चाहिए कि अगर पूर्व की सरकारों ने कोई काम ठीक नहीं किया या पूर्व की सरकारों ने सही डिलीवर नहीं किया, तो इसीलिए तो जनता ने आपको सत्ता में बिठाया। अब आप उसकी चर्चा मत कीजिए क्योंकि अब चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। दूसरी बात जो मैं बता रहा हूं कि अत्यधिक श्रेय लेने की, आपने देखा होगा कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो जो शीला दीक्षित जी के समय की जो चली हुई विरोध व्यवस्था थी उसको उन्होंने कहीं ना कहीं पीछे धकेल करके या यूं कहें कि संक्षिप्त रूप से उनको साइलेंट या उनको ड्रॉप करके और इन्होंने मोहल्ला के लिए लेकर के आए। और उसके बाद में जब
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो वो अब उस मोहल्ला क्लिनिक के अंदर जो कमियां या खामियां जो बताते थे उन खामियों को पूरा करने के बजाय अब नई दूसरी धारा खींचने का प्रयास कर रहे हैं जो। चलिए ठीक है निरंजन जी, देखिए अब समय कम है तो जल्दी, ठीक है निरंजन जी।